मान लीजिए एक ऐसी मैराथन चल रही है जहां लाखों रनर्स हैं। इन सब के पास लगातार 5 दिन तक दौड़ने का स्टैमिना है, लेकिन जिस फिनिश लाइन को इन्हें पार करना है उसका दरवाजा पूरे महीने में सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुलता है। एकदम सही कहा। और ये कोई साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, ये ह्यूमन बायोलॉजी का सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसे हम कंसेप्शन या गर्भाधान कहते हैं। डीप डाइव के आज के सफर में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और आज के इस मिशन में हम इस बायोलॉजिकल जर्नी को सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे, हमें सीधे उस माइक्रो यूनिवर्स में उतरना है। सही पकड़े हैं, क्योंकि आज हमें उन एग्जैक्ट टाइमिंग्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिकोड करना है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। सुनिए ध्यान से, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये एक बेहद सटीक प्रक्रिया है। तो शुरुआत उन कॉम्पिटिटर्स से करते हैं जो इस मैराथन का हिस्सा हैं। एक तरफ मेल स्पर्म है जिसकी संख्या लाखों में होती है, बिल्कुल लाखों में, और ये मोटाइल होते हैं, यानी अपनी पूंछ के सहारे तैर सकते हैं। राइट। और इनका जीवन काल फीमेल बॉडी के अंदर 5 दिन तक का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल एग है जो पूरे महीने में सिर्फ एक बार रिलीज होता है। और मजे की बात यह है कि ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें खुद चलने की क्षमता नहीं होती। तो इसे आगे कौन बढ़ाता है? इसे आगे धकेलने का काम फिम्ब्रिया द्वारा किया जाता है, जो फलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। अच्छा, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस एग की लाइफ सिर्फ 12 से 24 घंटे की होती है। यही वो टाइमिंग गेम है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। यूपीएससी 2022 में सीधा सवाल था इसी ओवरलैप पर। वेट, तो इसका मतलब अगर लाखों स्पर्म अचानक से इस एक एग तक पहुंच भी जाएं, तो क्या तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाता है? अरे नहीं, यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। फ्रेश रिलीज हुए स्पर्म तुरंत फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें फीमेल ट्रैक्ट के अंदर एक विशेष तैयारी से गुजरना पड़ता है। इसे कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन यानी फीमेल बॉडी उन्हें तैयार करती है। ये असल में काम कैसे करता है सर? इसे ऐसे समझिए जैसे स्पर्म ने सर पर कोलेस्ट्रॉल का एक भारी हेलमेट पहना हुआ है। फीमेल बॉडी के फ्लूइड्स इस हेलमेट को धीरे धीरे धो डालते हैं। ओह वाह, मतलब वो उसे हल्का कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे ही ये परत हटती है, कैल्शियम स्पर्म के अंदर तेजी से घुसने लगता है। इससे उसकी पूंछ एकदम पागलों की तरह हिलने लगती है। इसे हाइपर एक्टिवेशन कहते हैं। राइट, एकदम सही। बिना इस हाइपर एक्टिवेशन के स्पर्म कभी भी एग की दीवार को भेदने के काबिल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कैपेसिटेशन एक तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस और एनर्जी बूस्ट दोनों का काम करता है। हाँ, और इसमें समय लगता है। इसीलिए स्पर्म की 5 दिन की लाइफ और एग की 24 घंटे की लाइफ का जो ओवरलैप है ना, वही प्रेगनेंसी तय करता है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। अब ये जो तैयार हो चुके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये मिलेंगे कहाँ? फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला हिस्से में होता है ना? हाँ, ग्राउंड जीरो वही है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। इतने बड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को सही रास्ता कैसे मिलता है? मतलब ये तो एक शहर में सुई ढूंढने जैसा हुआ। यहीं पर नेचर का असली मैजिक दिखता है। इसका जवाब है कीमोटैक्सिस। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो ये कीमोटैक्सिस काम कैसे करता है? क्या एग कोई सिग्नल भेजता है? बिल्कुल। एग के आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन एक चुंबक या लाइट हाउस का काम करता है। ओह, तो स्पर्म को पता कैसे चलता है कि सिग्नल आ रहा है? स्पर्म के ऊपर स्पेशल सेंसर्स होते हैं जिन्हें कैट स्पर रिसेप्टर्स कहते हैं। वो इस कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर इसकी ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। वाह, मतलब एक सिंगल सेल इतना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन कर रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पिक्चर अभी बाकी है। जब स्पर्म वहां पहुंचता है तो उसे एग की एक बहुत मजबूत सुरक्षा परत मिलती है, जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। सही कहा। उसे पिघलाने के लिए स्पर्म अपने एग्रोसोमल एंजाइम्स का उपयोग करता है, जैसे कोई केमिकल वेपन हो। बाप रे, ये तो सच में किसी एक्शन मूवी जैसा लग रहा है। और सर, ये सब इतने डिटेल में समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इसे भूलने का डर है तो हमारी ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। वहां ये सारे कॉन्सेप्ट्स डायग्राम्स के साथ क्लियर किए गए हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस भी हो जाती है। खैर, तो स्पर्म का एग तक पहुंचना सिर्फ आधी जीत है, राइट? बिल्कुल आधी जीत है, क्योंकि जैसे ही पहला स्पर्म एग के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, कहानी में एक नया जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वेट, ट्विस्ट कैसा? मतलब पहला स्पर्म अंदर चला गया तो बाकियों का क्या? पीछे तो लाखों की फौज खड़ी है।
यहीं पर एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है। प्रवेश के तुरंत बाद एक जबरदस्त कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन, ये क्या करती है? ये एग के चारों ओर एक केमिकल ब्लॉक बना देती है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। ओह, जैसे वीआईपी के आते ही वॉल्ट के सारे दरवाजे हमेशा के लिए लॉक हो गए। एग्जैक्टली परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। इस लॉक करने की प्रोसेस को पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन कहते हैं। तो नेचर ने एरर का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है। पर पॉलीस्पर्मी को रोकना इतना जरूरी क्यों है? अगर 2 स्पर्म अंदर चले गए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो भ्रूण की जेनेटिक इंटेग्रिटी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 माता से और 23 पिता से। राइट, दोनों मिलकर एक सही डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। हाँ, लेकिन अगर 2 स्पर्म आ गए तो 23 और जुड़ जाएंगे, वो ट्रिप्लॉइडी बन जाएगा और वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसे ध्यान से सुनना, नेचर 0 एरर पॉलिसी पर काम करती है। वाह सर, मतलब एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब वॉल्ट लॉक हो चुका है, आगे का सफर कैसे तय होता है जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट तक? वॉल्ट लॉक होने के बाद ये सिंगल सेल जाइगोट अपना आगे का सफर शुरू करता है। पहले 7 दिनों का टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल है। तो ये एक सिंगल सेल लगातार डिवाइड होता है, राइट? तो इस सब का मतलब क्या है आगे के स्टेप्स के लिए? मैं टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करता हूँ। डे 1 पर जाइगोट बनता है। डे 2 से 4 तक कोशिकाओं का तेजी से विभाजन यानी माइटोसिस होता है। अच्छा, तो साइज बढ़ता है क्या? नहीं, साइज वही रहता है, बस अंदर सेल्स बढ़ती हैं जिससे एक ठोस गेंद बनती है जिसे मोर्यूला कहते हैं। मोर्यूला। और फिर ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? डे 5 और 6 पर कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन शुरू होता है और ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है जिसमें एक इनर सेल मास होता है। सर, एक बहुत जरूरी सवाल यहाँ खड़ा होता है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट में बेसिकली क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। जाइगोट सिर्फ एक सिंगल सेल है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट एक संगठित मास है जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ओह, मतलब वो अब अपना घर बसाने के लिए तैयार है। हाँ, और डे 7 पर जोना हैचिंग होती है, यानी वो अपनी पुरानी परत तोड़कर यूट्रस में पहुंच जाता है। ये तो किसी स्पेस मॉड्यूल जैसा है जो किसी नए प्लैनेट पर लैंड करके अपना बेस बना रहा है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंच गया, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं ना? बिल्कुल। ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की परत यानी एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। पर सर, एक डाउट है, फीमेल बॉडी की तो मंथली साइकिल चलती है, वो बॉडी को कैसे बताता है कि भाई मुझे बाहर मत निकालना, पीरियड मत लाना? यही तो असली मैजिक सिग्नल है। जुड़ते ही एम्ब्रियो एक खास हार्मोन बनाता है जिसे HCG कहते हैं, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अच्छा, तो ये HCG हार्मोन जाकर कोई मैसेज देता है? हाँ, ये कॉर्पस लूटियम को नष्ट होने से बचाता है। कॉर्पस लूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है जिससे प्रेगनेंसी सुरक्षित रहती है और अब पीरियड नहीं आता। क्या बात है, मतलब वो SOS सिग्नल भेजता है कि मैं आ गया हूँ, सिस्टम को ऑन रखो। बिल्कुल, और यही वो एग्जैक्ट साइंस है जो हर मेडिकल एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस इंटरनल बायोलॉजी का असर बाहरी लक्षणों पर कैसे दिखता है? सोर्सेज में कुछ शुरुआती लक्षणों की बात की गई है। हाँ, बॉडी के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो बाहर असर तो दिखेगा ही। जैसे हल्की स्पॉटिंग होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब एम्ब्रियो दीवार में धंसता है तो कुछ ब्लड वेसल्स टूट सकती हैं। इसके अलावा थकान और मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन है। और सोर्सेज में ये भी लिखा है कि किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ने से बार बार पेशाब आना भी एक अर्ली साइन है। एकदम सही, लेकिन ये सब सिर्फ लक्षण है। क्लिनिकल कंफर्मेशन के लिए टेस्टिंग मेथड्स को समझना जरूरी है। राइट, तो जो होम टेस्ट किट होती है वो कैसे काम करती है? होम टेस्ट किट यूरिन में मौजूद उसी HCG हार्मोन को डिटेक्ट करती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अच्छा, वही मैजिक सिग्नल। और ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट बहुत कम मात्रा में भी HCG को पकड़ लेता है, इसीलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। एक्यूरेसी के लिए मिस्ड पीरियड के पहले दिन होम टेस्ट करना सबसे बेहतर होता है। वाकई ये पूरा सफर किसी ब्लॉकबस्टर क्लाइमैक्स से कम नहीं है। लाखों स्पर्म की रेस से लेकर इम्प्लांटेशन के मैजिक सिग्नल तक। बिल्कुल, इस बायोलॉजिकल मार्वल के हर स्टेप में एक सटीक कैलकुलेशन और टाइमिंग होती है। जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट है। एकदम सही कहा सर। एक फाइनल विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगी। अगर जिंदगी के शुरुआत में इतना कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज केमिकल कम्युनिकेशन होता है तो हमारा शरीर हर सेकंड और कितने ऐसे चमत्कार कर रहा होगा जिनकी हमें भनक तक नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोशिका अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही है। जब हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया तो नेचर ने कितनी बड़ी जंग लड़ी थी। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
वाह क्या बात है। डीप डाइव के इस कमाल के एपिसोड को सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफर में।